हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सब लोग बेटर होंगे। हम लोग आज विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे। ठीक है, कल से आप लोग की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं, थोड़ा और ऊपर से दिखाई दूंगा आपको, थोड़ा आज नीचे हूं, कल से हो जाएगा। क्या है अनुप्रस्थ प्रकृति, ट्रांसवर्स नेचर क्या चीज है, इसके बारे में देखते हैं जरा सा बेटा कि क्या चीज है ट्रांसवर्स नेचर। है तो बहुत इजीली, हम मैटर वेव्स के लिए, या यूं कहें कि जो हमारी एक सामान्य तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, उनमें जब तरंग संचरित होता है, प्रोपागेट होता है, तो जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत अगर कंपन करते हैं, लंबवत किसी भी डायरेक्शन में, वेव प्रोपागेशन के, ठीक है ना, वेव प्रोपागेशन के, तो हम कहते हैं कि ऐसी तरंगे किस प्रकृति की होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। जैसे श्रृंग और गर्त में कण ऊपर और कहाँ आते हैं, नीचे, तरंग कहाँ चलती है, आगे, हम इसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ के लिए जरूरी है कि जो माध्यम के कण हो वो तरंग संचरण की कैसे कंपन करें, लंबवत कंपन करें, ठीक है ना। लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्थिति में जो हमारे विद्युत वेक्टर्स हैं और जो चुंबकीय वेक्टर्स हैं, ये वेव प्रोपागेशन की परपेंडिकुलर अगर क्या होते हों, ऑसिलेट करते हूं, मतलब बढ़ते हूं या फिर क्या करते हूं, घटते हूं। जैसे अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपागेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट हो, चेंज हो, इसमें परिवर्तन हो, या मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट हो, चेंज हो, इसमें परिवर्तन हो, वो किधर, वेव प्रोपागेशन की कैसे, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कौन है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। आइए इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कोई समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइन बिल्कुल तिरछी है, ये है बेटा, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रही है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देख लें, अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही किस पर डिपेंड करेंगी, केवल और सिर्फ केवल रिलेट करेंगी एक्स से और किससे, टाइम से, केवल इसी पर डिपेंड करेंगी। क्यों सर, जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है बेटा तो ई और बी दोनों की वैल्यू टाइम पर और कितना प्रोपोगेट की, कितनी दूरी वो कवर कर चुकी, उस डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा, ना कि वाई और किस पर डिपेंड करेगा, जेड पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, y और z पर डिपेंड नहीं करेगा, e और किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से आपसे एक चीज क्या कहते हैं कि आमतौर पर अमूमन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको जनरली वाई एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड को जनरली किस एक्सिस के अलोंग दिखा देते हैं, हम लोग बी वेक्टर को दिखा देते हैं जेड एक्सिस के अलोंग और ई को दिखा देते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन मैं यहाँ ऐसा कुछ आपसे नहीं कहूँगा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि ई वेक्टर या बी वेक्टर किस एक्सिस पर हैं, वाई पर हैं कि जेड पर हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि जहां कहीं भी होगा ई वेक्टर और कौन बेटा, बी वेक्टर, जहां कहीं भी होगा जो हमारी वेव प्रोपागेट कर रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही प्रोपागेट कर रही है। लेकिन ई और बी वाई पर हैं, जेड पर हैं, ऐसा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना पक्की बात है कि ई जिस भी एक्सिस पर होगा, ई वेक्टर या फिर बी वेक्टर जहां भी होगा, हम इसके तीन कंपोनेंट तोड़ लेंगे, एक कंपोनेंट y के अलोंग, एक कंपोनेंट किसके अलोंग, x के अलोंग तोड़ लेंगे, उसको बोलेंगे ex वेक्टर, और एक कंपोनेंट इसका तोड़ लेंगे किसके अलोंग, z के अलोंग तोड़ लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के टोटल किसको दे देंगे, e बना देंगे। ऐसे ही b के भी हम तीन कंपोनेंट तोड़ लेंगे, bx by bz, ठीक है ना। इस तरीके से अब हमको इसको प्रूव करने के लिए एक क्यूबॉइड लेना पड़ेगा, जो क्यूबॉइड तो जानते ही हैं, एक सॉलिड स्टेट है, एक सॉलिड जो है शेप है, उसको हम एक्स वाई जेड तीनों प्लेन मिलाकर के 3D में ही बनाएंगे, और उस सॉलिड प्लेन को लेने, उस सॉलिड सरफेस को लेने के बाद हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखें बेटा, हम एक क्यूबॉइड लेंगे,
एक क्यूबॉइड लेने चल रहे हैं हम। बहुत बड़ा योगदान है फिगर्स का हमारी लाइफ में। अगर आप फिगर नहीं सही ड्रा करते हैं तो बेकार हैं फिर अब आप ये भी जान लें, क्योंकि बिना फिगर सही के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सही हो सकता। ये देखिए हमने एक क्यूबॉइड ले लिया बेटा, ठीक है। अब आपसे क्या कहते हैं कि ये जो क्यूबॉइड मैंने बनाया इसका नाम दे देते हैं वाई ए बी सी डी ई एफ, एफ इसको कहो और इसको कहो जी। अब आप ध्यान से देखें, इस पूरे क्यूबॉइड से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। आपको ये बात अच्छे से देखनी चाहिए कि अगर फाई की बात करें पूरे क्यूबॉइड से तो कोई चार्ज ही नहीं इसके अंदर, तो चार्ज 0 है, तो इनसे गुजरने वाला कंप्लीट वैद्युत फ्लक्स भी कितना होगा 0 होगा। हम फाई को अगर गॉस की थ्योरम से देखें तो कह सकते हैं होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। ये चीज हो गई। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसमें 1 2 पीछे 3 4 ऊपर 5 नीचे 6 सरफेस है। सारे 6 सरफेस से पास होने वाला जो कंप्लीट वैद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए हम इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है बेटा ये, ठीक है। आइए इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। एक काम करते हैं कि हम इसको 6 एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, 6 भाग में लिखेंगे 6 पृष्ठ के लिए, ठीक है ना। आइए सबसे पहले इंटीग्रेशन ई, ठीक है ना, ये किस एक्सेस के लिए, चलो अभी ई लिखो और डॉट लिखो क्या बेटा डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहां पर हम ई पहले कोई एक सरफेस लेते हैं, ओ ए बी सी ले लेते हैं, ओ ए बी सी प्लस फिर हम क्या करते हैं इसके फ्रंट वाला लेते हैं, कौन वाला जी एफ ई डी, जी एफ ई डी, जी एफ ई डी छोटा हो गया होगा थोड़ा बड़ा लिखेंगे प्लस। अब हम एक काम करते हैं बेटा, अब हम इसके पीछे वाला सरफेस लेते हैं। ऊपर शायद आपको नहीं दिखा होगा, है ना, आई नो वेरी वेल, ऊपर आपको नहीं दिखा होगा, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूं। ये देखिए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके लिए ओ ए बी सी प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके लिए, इसके सामने जी एफ ई डी प्लस पीछे वाला सरफेस ओ जी डी सी, ओ जी डी सी, ओ जी डी सी। अब सामने वाला सरफेस ए बी ई एफ प्लस अब हम लोग लेते हैं इधर वाला सरफेस ओ ए बी, ले लिया है क्या, मैंने ले लिया है बेटा, मैंने ऑलरेडी ले लिया। तो ऊपर की छत ले लेते हैं बी बी सी डी ई, बी सी डी ई प्लस नीचे वाली जमीन ले लेते हैं ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी बराबर कितना बेटा 0। इसी को मैंने खोल के लिख दिया है पूरे घनाभ के लिए। अब एक बात देखिए, जरा सा कुछ बातें आपसे करनी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल ई वेक्टर को मैंने
3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन? EX, EY, EZ, इसके 3 कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हो गए बेटा? 3 कंपोनेंट्स इसके अवेलेबल हो गए। अब अगर 3 कंपोनेंट्स अवेलेबल हो गए, आइए आपसे कुछ चर्चाएं करते हैं। क्या चीज आप विधिवत जानते हैं? E वेक्टर डॉट या A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता है, जहां थीटा A और B के बीच का एंगल होता है। तो ऐसे ही E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इनके लिए भी ऐसे ही होगा, इनके बीच कोई ना कोई एंगल तो लेना ही पड़ेगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके लिए? OABC। अगर आप OABC को देखें, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है, ये इसका एरिया वेक्टर है इधर की ओर। आप देखें इस पर जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E का जो कंपोनेंट इस पर काम करेगा वो किस एक्सेस के लिए होगा? एक्स एक्सेस के लिए होगा बेटा। E का जो कंपोनेंट काम करेगा इस वाले सरफेस पर, वो कौन सा होगा बेटा? वो होगा EX होगा, और वो अंदर की ओर होगा इधर, EX। नहीं दिखेगा तो पोर्ट्रेट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये इस तरफ होगा, ठीक है। यानी क्या देखते हैं कि इस वाले पर ये इस तरफ कौन है बेटा? इस तरफ हमारा एरिया है और इस तरफ हमारा कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? यानी दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री का है। सो दैट नाउ हियर वी विल राइट नाउ हियर, हम यहां पर क्या लिख पाएंगे बेटा? यहां पर हम लोग लिखेंगे बहुत इजिली। कैसे? इंटीग्रेशन EX मैंने दिखाया है, DA, EX DA, ठीक है। और उसके बाद इसको लगा दें और कास कितना लिख दें? कास लिख दें 0 डिग्री, सॉरी कास 0 नहीं, 180 डिग्री। 180 डिग्री भैया होगा यही। प्लस आगे देखो, अब EDA, GFED, जरा GFED को देखें। GFED कहां है? GFED, ये वाला सरफेस आप देख पा रहे हैं। अगर इसका एरिया वेक्टर कहें तो इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका इसी तरफ होगा। मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, EX क्या? डैश। पूछो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा जैसे जैसे हम कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। X और T पर डिपेंड करेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में, इस सरफेस तक पहुंचने में X भी चेंज हो गया और टाइमिंग भी चेंज हो गई। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं मान रखा हूं कि चेंज हो गया, EX टैक्स हो गया। तो लगाइए इंटीग्रेशन, EX टैक्स लिखिए और DA और cos 0 डिग्री, चूंकि EX टैक्स और n कैप एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। प्लस आगे बढ़ते हैं, जरा यहां देखें बेटा, OGDC सरफेस पर, OGDC अगर बात करें इसके एरिया वेक्टर की, तो इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर होगा? बहुत सिंपल है, इसका एरिया वेक्टर अगर निकालने की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की ओर होगा। इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर होगा? अंदर की ओर, मतलब ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर काम करेगा बेटा, जो इस पर क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोच लें EYX, ध्यान दीजिएगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, बहुत गौर करने की बात है, वो ये सरफेस ये वाला है बेटा, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वर्क करेगा? बहुत सिंपली ध्यान दें, इस डायरेक्शन में, या तो जेड एक्सिस वाला या तो फिर कौन से? उधर वाले जेड एक्सिस का। एक बार फिर से देख लें, आपको समझा देते हैं। ये है क्यूबॉइड, ये है क्या बेटा? क्यूबॉइड। बहुत सिंपली इस पर, इन सरफेस पर, इधर वाले सरफेस पर और इधर वाले सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो कौन सी एक्सिस के लिए? ये जेड एक्सिस के लिए। कौन से एक्सिस के लिए? जेड एक्सिस के लिए। इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ सके होगे आप भी, बिल्कुल करेक्ट समझ गए होगे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब आपसे क्या चीज कहते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत इजीली इसका मान आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा दिखाता हूं, बहुत गौर से समझिएगा बेटा जो मैंने आपको समझाया। क्या चीज? प्लीज ट्राइंग टू अंडरस्टूड बेटा, वेरी इजीली, बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए क्या चीज कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इस सरफेस
OGDC। देखा आपने वो सरफेस, देखा आपने वो सरफेस, अच्छी बात है, देखा। जरा देखो इस पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला। ये जेड एक्सिस ही तो है बेटा, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस ही तो है बेटा, ये कौन सा एक्सिस है, देखो ये एक्स है, ये वाई है, और जो इधर निकल कर आएगा वो कौन होगा, जेड होगा। तो अब जरा पीछे वाले सरफेस की बात करें, अगर आप पीछे वाले सरफेस की, तो पीछे वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो पीछे की ओर होगा, पीछे की ओर होगा, एरिया वेक्टर पीछे की ओर होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर किस तरफ होगा, अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी तरफ होगा, पहले गौर कर लीजिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो इसी तरफ होगा, आपकी तरफ। पूछिए कैसे, क्योंकि हमारी वेव जो प्रोपागेट कर रही है वो धन एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। अब आपको बता दें हमने जो तीनों तोड़ा हुआ है, प्लस ई एक्स प्लस ई वाई और प्लस ई किसमें, जेड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जेड पर ही होगा, ठीक है ना। और उसका एरिया वेक्टर किस तरफ हो गया, पीछे की तरफ हो गया। अब आप समझ गए होंगे दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। कितना एंगल हो गया, 180 हो गया। समझ गए बेटा, आप समझ गए होंगे। आइए लगाइए इंटीग्रेशन, इसको लिखूंगा मैं क्या चीज, ई जेड, ठीक है ना, ई जेड, जेड वाला कंपोनेंट लूंगा, ओके। और उसके बाद डी ए, ठीक है ना। अब कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री, कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये किस सरफेस के लिए है, ये वाला जानते हैं किस सरफेस के लिए था, ए बी सी के लिए था। ये वाला जानते हैं किस सरफेस के लिए था, जी एफ ई डी के लिए था। और ये वाला जानते हैं किस सरफेस के लिए था, ओ जी डी सी के लिए, ओ जी डी सी। फिर देखें, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं नीचे लिखूंगा इंटीग्रेशन इसके लिए, उसके बाद वाला सरफेस ए बी ई एफ, ई एफ। अब आप समझ जाइए, ई वेक्टर की बात कर लें, ई वेक्टर तो मैं आपसे कहूं ई जेड ही भाई, ओ किसके लिए बात किया, ए बी ई एफ के लिए। आप जरा देख लें ए बी ई एफ, आप देख लीजिए ये भी जो सरफेस है इसका इधर ही इसका डायरेक्शन होगा, इधर ही इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर ही इसका एनकैप होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर दें तो आपको बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस पर और पीछे वाले सरफेस ओ जी डी सी, दोनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के लिए हैं, जेड एक्सिस के लिए हैं। और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो केवल एक्स एक्सिस पर डिपेंड करते हैं और टी पर डिपेंड करते हैं, ना कि किस एक्सिस पर डिपेंड करते हैं, जेड और किस पर, वाई पर। चूंकि जो वेव प्रोपागेट हो रही है वो किस एक्सिस के अलोंग प्रोपागेट हो रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपागेट हो रही है, ठीक है ना। तो ई और बी की वैल्यू में चेंजिंग केवल एक्स और टी पर डिपेंड करेगा, ना कि जेड पर और किस पर, वाई पर, ठीक है ना। तो जेड और वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो फिर हमने इसलिए इस इजेड को भी इजेड ही लिखा, चाहे पीछे वाले पेज मतलब पृष्ठ पर हो चाहे आगे वाले, ठीक है ना। ये तो इजेड ही हो गया। अब अगर बात करते हैं एरिया की, डीए लिख दीजिए, और कॉस कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस पर इधर ही होगा। और आपको बता दें एरिया भी जो है इधर ही होगा, दोनों बीच एंगल 0 डिग्री। प्लस आगे देख लें, अब अगले वाले सरफेस फाई ई वेक्टर, हमारा सरफेस कौन है, बी सी डी ई। जरा देख लेते हैं बी सी डी ई कहां मिल रहा है हमको, बी सी डी ई यानी छत, ये ऊपर की ओर इसका क्या होगा, एन कैप होगा, इसका एन कैप ऊपर की ओर होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर वाला ही लिया जाएगा, यानी कौन वाला, वाई वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका वाई वाला लिया जाएगा, ऊपर की ही तरफ, ठीक है बेटा। समझ तो गए होंगे अब आप इस चीज को, बहुत सिंपल है। डी ए ये वाई वाला लिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कास कितना डिग्री, 0 डिग्री, आपके आंख के सामने दोनों सेम डायरेक्शन में। और अगर नीचे वाले सरफेस की बात करते हैं, फटाक से देख लीजिए, तो नीचे वाले सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना ऊपर वाले सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी उतना ही होगा, ठीक है ना। और एरिया डीए लिख दीजिए, कॉस एंगल कितना डिग्री होगा बेटा, एंगल अगर आप देख लें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पहले बात तो आप गौर कर लीजिएगा कि क्या चीज, एरिया इसका नीचे के डायरेक्शन में होगा, एन कैप एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको बता चुके हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सब प्लस एक्सिस पर ही जो है कंपोनेंट बनेगा, वाई एक्सिस पर कंपोनेंट नहीं बनेगा, एक ही एक्सिस पर बनेगा। तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऊपर की ही ओर होगा, ठीक है ना, यानी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहां पर भी, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। लग दीजिए cos 180 डिग्री, और उसके बाद अब आप समझ ही गए, और बराबर तो हमने लिख ही रखा है आगे क्या बेटा, 0, ठीक है ना। यही मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा बराबर क्या करके, 0। अब आप देख लें अगर, तो ये cos 0 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बची, कौन कौन सी, सिर्फ 2 वैल्यूज बची, कौन कौन सी बची बेटा, एक बची ये वाली हम लोग की, कौन, इंटीग्रेशन। अब आपका मैं EX डैश इसी वक्त कहां निकाल ले रहा हूं, बाहर निकाल ले रहा हूं, EX डैश बाहर निकाल लिया, क्या बचा, सिर्फ बचा हमारे पास क्या बेटा, DA बचा, DA, ठीक है ना। अब DA और cos 0 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, इसको होल इंटीग्रेशन लगा दो, प्लस, और क्या बचा हमारे पास, ये बचा बेटा, ये, और समझदार होइए, EX ये वाला बचा, तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये वाला EX बचा हमारे पास, ठीक है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस, और मैंने माइनस लगाया था, D आपका इंटीग्रेशन के साथ लिख दूंगा, बराबर सिर्फ कितना बचा, आप 0 बचा, सिर्फ बराबर कितना बचा बेटा, 0 बचा। और बहुत इजी हो गया, हम एक काम करते हैं थोड़ा सा और इसको लिख देते हैं पहले, EX क्या डैश DA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, लिखे रहो, माइनस EX DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, बराबर कितना, 0। आप एक काम करें, A को कहां निकाल दें, बाहर, कितना बचा, EX डैश माइनस कितना बचा, EX बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोगों ने क्या देखा फिर बेटा, हम लोगों ने देखा एरिया EX माइनस EX डैश बराबर 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आया था, आपको दिखा देता हूं, हमारा जो क्या चीज था, यहां पर EX डैश था, और घनाभ के जब यहां पर हम लोग आ गए थे बेटा, ठीक है ना, यहां पर जो हमारा E था वो कितना था, EX था, ठीक है ना। अब यहां से देखो, A को इधर लेकर जाओगे तो A बराबर 0, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, एरिया नहीं 0 हो सकता, एरिया तो कुछ ना कुछ होकर रहेगा, यानी ये वाला हमारा संभव नहीं है, संभव नहीं है, एरिया यही है भाई, यही एरिया थोड़ी 0 हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, इसका मतलब EX माइनस EX डैश बराबर 0, इसका मतलब क्या निकल कर आया, इसका मतलब ये निकल कर आया कि EX बराबर EX डैश, EX बराबर EX क्या डैश, EX बराबर EX डैश की क्या मीनिंग निकल कर आई, इसका मतलब ये निकल कर आया कि क्या चीज, कि वैद्युत क्षेत्र का मान बदल ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहां पर जितनी वैल्यू वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वही वैल्यू कितनी भी है, यहां पर भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू में कोई अंतर नहीं हो रहा है, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो घटक किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, ये जो रिजल्ट आएगा यहां से यही तो निकल कर आ रहा है कि जो E है एक्स एक्सिस पर वो कांस्टेंट है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेंज ही ना हो। क्यों, क्योंकि एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र कभी भी एक, आप सोच लीजिए, एक इसका ये तो मतलब निकला EX इज इक्वल टू EX डैश, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है। और आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं कर सकती, आप पहले ही पढ़ चुकी, न तो गतिमान आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है, ना ही स्थिर वैद्युत क्षेत्र यानी स्थिर आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकती है, यह संभव ही नहीं है। हमेशा एक कौन, दोलन करता हुआ आवेश ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर सकता है, यानी ये बिल्कुल सिद्धांतों के विपरीत है। क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, संभव नहीं है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग कभी भी उत्पन्न ही नहीं हो सकती है, किससे, स्थिर वैद्युत क्षेत्र से, स्थिर आवेश से नहीं उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब E कांस्टेंट होना नहीं संभव है। तो क्या संभव है, क्योंकि यहां तो 0 आ रहा है, ये हो सकता है कि EX की भी वैल्यू कितनी हो,
जीरो हो और ई एक्स डैश की भी वैल्यू जीरो हो, तो ई एक्स बराबर ई एक्स डैश बोथ बराबर क्या, जीरो। ये मतलब हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र का मान एक्स अक्ष पर हो ही ना। एक्स अक्ष का मतलब जिस दिशा में तरंग क्या हो, संचरित हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट होती है उस दिशा में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसी प्रकार हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि जिस दिशा में क्या हो, तरंग संचरित हो, धन एक्स एक्सिस की दिशा में जिधर तरंग क्या है, संचरित है, उस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, यानी कि कभी भी E और B ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं, तरंग संचरण के नहीं पैरेलल हो सकते। इसका मतलब कि केवल लंबवत ही कार्य कर सकते हैं, अन्य डायरेक्शंस में ये वर्क नहीं कर सकते। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड केवल और सिर्फ केवल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ही क्या कर सकते हैं बेटा, केवल और केवल परपेंडिकुलर ही मोशन कर सकते हैं, ना कि पैरेलल। अर्थात जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कैसी तरंग है, वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसकी प्रकृति कैसी है बेटा, अनुप्रस्थ होती है। अब हम लोग मिलते हैं अगली हेडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, कितनी प्रकार की होती हैं, उनके गुण क्या हैं, उत्पत्ति कैसे होती है, उनको खोजा किसने। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।